हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी स्टोरी। यह कहानी बूढ़ी काकी की है जो माध्यमिक वर्गीय परिवार से संबंधित है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी 1918 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखी गई थी और उर्दू पत्रिका तहज़ीबे निस्वाबे छापी गई। इसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद किया गया और 1921 में हिंदी पत्रिका श्री शारदा में छापी गई। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिंदा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों को और आकर्षित करने का। रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण ना होना, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुके थे। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे के सारी संपत्ति लिखते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखावे हुए शब्दबाग थे। यद्यपि यह संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट पर भर भोजन की कठिनाई से मिलता था। इसके उन्हें भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। उनका निर्णय करना सहज नहीं था। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय जब कि उनके कोष पर आँच न आए। रूपा स्वाभाविक रूप से तीव्र थी, सही पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उनकी तीव्रता उनकी उतनी न खलती थी कि जितनी बुद्धिराम की भलमन साहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। वे विचारते थे कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। यदि भौतिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो, उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में जाकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक द्वेष होता है कि और वह फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वो बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती है। अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काफ़ी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा स्नाघलटल पर आ पहुँची। इस भय से काकी अपनी जिद्दा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने किस्से की मिठाई चबैने बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की
शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी। तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी, तो बस यही इनकी स्वार्थानुकूलता की ने उन दोनों के सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वारा पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन पर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नायकों से मुक्कियाँ लगवा रहे थे। दोस्तों, आगे की कहानी भाग 2 में सुनेंगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगती है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि आपके लिए हम कहानी ला सकें। यह ज़रूर लिखें कि कहानी कौन सी पसंद आ रही है। हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।